नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। हर खबर ठोक बजाकर परीक्षण करता हूं और फिर आपके सामने रखता हूं। आज का पहला परीक्षण है कि क्या वोटिंग मशीन का अपहरण हो सकता है। क्या आपने जिस मशीन पर वोट डाला है उसे किसी दूसरी मशीन में बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये कि क्या पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर की मशीन अलग अलग हो सकती हैं। पटाल को यह सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि भारतीय चुनाव में क्या ईवीएम गरीब की भौजाई हो गई है, जिसका जो मन आता है मजाक कर देता है। मैंने आरोप की जगह मजाक शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया क्योंकि ईवीएम पर लगे आरोपों में आज तक कुछ साबित नहीं हुआ है। अदला बदली के नए आरोप का अंजाम आज आप पटियाल के साथ जरूर देखें। दूसरा परीक्षण वर्ल्ड फेमस चंदेरी साड़ी के पल्लू पर लिखी कारीगर की कमाई का करूंगा। बाजार में हजारों रुपए में बिकने वाली एक साड़ी बनाने के लिए हथकरघा मजदूर को क्या मिलता है। चुनाव की जमीन पर इनकम का परीक्षण देखिए हमारे संवाददाता रविकांत की इस खास रिपोर्ट में। पटियाल का दावा है ऐसा चुनाव में आपको कोई और नहीं दिखा सकता। ईमानदारी से बताना कि दूसरे मीडिया हाउस में आपको मध्य प्रदेश के चंदेरी साड़ी और कारीगर की इनकम की कोई बात बताई है क्या। पटियाल चाहता है वोटर आंख खोलकर देखे और सोच समझकर वोट दे। तीसरा परीक्षण पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का खास अभियान है। देश के अस्पतालों में वेटिंग क्यों है। 2 हफ्ते पहले हमने इस सीरीज को शुरू किया था, तब मुंबई के जे अस्पताल के बारे में आपको बताया था। आज आपको छत्तीसगढ़ ले चलूंगा। वहां राजधानी रायपुर में ऑक्सीजन के सिलेंडर वेटिंग में क्यों खड़े हैं। मरीज सर्जरी की वेटिंग में है, एडमिट हो चुके अस्पताल में अपना इलाज बेशक करवा रहे हैं, लेकिन शौच के लिए उनको घर क्यों जाना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं पहले वोट डाल कर आओ, ऑपरेशन कर दिया तो वोट कैसे डालोगे। क्या मजाक चल रहा है। बस कुछ ही देर में पटियाल के साथ ये पूरा परीक्षण आप देखिएगा। और आज चौथा परीक्षण बहुत मालामाल है, अंग्रेजी में कहें तो बहुत ही रिच है। ये उन अरबपतियों की लिस्ट है जो इस बार चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं। नोटों की गर्मी से भरे इस परीक्षण को आप वोटों की गर्मी के लिए जरूर देखिएगा। आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के पहले परीक्षण में आपको बहुत एक गंभीर वीडियो दिखाया जाएगा, जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि वो लोकतंत्र के अपमान का वीडियो है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के कौशांबी से आया है। कौशांबी में अनुसूचित जाति के निर्दलीय प्रत्याशी ने यह दावा किया है कि उनका अपमान हुआ है। दावे के मुताबिक निर्दलीय कैंडिडेट को कौशांबी के पुलिस अधिकारी और सीईओ सदर सतेंद्र तिवारी ने धक्का देकर भगाया। पीड़ित प्रत्याशी से मिली जानकारी के मुताबिक वो नामांकन करने के बाद प्रस्तावकों के साथ वापस जा रहा था, तभी एसपी की मौजूदगी में सीईओ सतेंद्र ने प्रत्याशी को न सिर्फ धक्का देकर वहां से भगाया, बल्कि उनकी औकात पर भी सवाल उठाए। कैंडिडेट का नाम छेदू है। उन्होंने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि पिछले 24 साल से लोकसभा और विधानसभा के 11 चुनाव लड़ चुके हैं। पीड़ित सिराथू विधानसभा में शमशाबाद के तैबापुर के रहने वाले हैं। छेदू के ये गंभीर आरोप हैं। अब पटियाल आपको इस घटना का पूरा वीडियो दिखाएगा जो उसे मिला है, किसके जरिए, कौशांबी में जो कुछ हुआ उसके जरिए, ताकि आप पुलिस और पीड़ित की भूमिका को खुद समझें। चलिए चलिए आप कंपाउंड चलिए चलिए आप कंपाउंड पीड़ित ने आरोप क्या क्या लगाए हैं, अब आप उन पर गौर कीजिए। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ तैबापुर शमशाबाद का, और मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ। आज ये 24 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, और जो है तो ये 11 चुनाव लड़के ये 12वां चुनाव में लोकसभा का दाखिल किया हूँ। आज पर्चा दाखिल किया हूँ मीडिया पर। हाँ, क्या मांग है, कैसे चुनाव लड़ोगे? अब निर्दलीय प्रत्याशी मैं हूँ, इधर देखो न उधर देखो। 20 मई का छेदू देखो, हार जीत की बात अलग है। कौशांबी के चुनाव में जवान कर दिया हूँ, यानी लड़ा तो लड़ा जवान। जीत जाओगे तो क्या करोगे? देखो मीडिया साहब, जब आधा डंडा पावे तब
अब हमारी से क्या बता दे। अभी तो लोग वहाँ से कोई धक्का मारते हुए लेके आया, कौन? हमका सिपाही दरोगा ही धक्का मारत न गाड़िया लिए रही नहीं तो मीडिया साहब कहेंगे छेद बजा दो तो हम बजा दी ना। और लोग इकट्ठे जो है तो कहेंगे नहीं ये कोई बजाने जाने की चीज है। बिल्कुल अरे भाई आफत मचाएंगे, धक्का मार के भगा। हाँ भगा देने की। क्या 80 हमें ही से गरीब जान के जो है, हाँ गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब तुम तो सब जने रहा भाई जितने जने था नगड़िया वापस नहीं मिली। नहीं मिली। हमारे देश का संविधान तो सबको बराबर मानता है, चुनाव की योग्यता में भी हैसियत का कोई कॉलम नहीं है। वैसे पटियाल ने देखा है कि वीवीआईपी नामांकन में प्रशासन कैसे सेवाभाव से भरा रहता है। अगर आरोप सच है और वीडियो पूरा है तो ये बहुत गलत है। छोटी आवाज के बड़े मंच से पटियाल की पुकार है, छेदू जी के आरोपों की जांच हो, जो दोषी हैं उन्हें दंड मिले। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल ईवीएम की अदला बदली के आरोप का परीक्षण करेगा। क्या यह संभव है कि वोटिंग के बाद और काउंटिंग के पहले ईवीएम को चेंज कर दिया जाए? वैसे तो ईवीएम पर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने सबूतों के साथ सारे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन अब चुनावी फिजा में एक नया आरोप आ गया है, जिसका ईवीएम के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीन और वीवीपैट किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो बात अदला बदली की हो रही है। जैसे पुराने जमाने में होता था कि मतपेटी लूट ली जाती थी, असली मतपेटी को नकली मतपत्रों वाली पेटी से बदल दिया जाता था। पटियाल ने कई चुनाव कवर किए हैं, लड़ाई झगड़े देखे भी हैं, लेकिन अदला बदली नहीं देखी। हां, सुनी जरूर है। अब आपको सवालों की जड़ पर लाता हूं। असल में हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन वोटिंग का डेटा बताया था, फिर कुछ दिन बाद नया डेटा जारी किया। पुराने और नए डेटा में फर्क था तो विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बना दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे आधार बनाकर एक बड़ा दावा कर दिया। ममता ने विपक्ष की पार्टियों से कहा है कि ईवीएम की निगरानी खुद करें। 4 जून को नतीजों से पहले सरकार ईवीएम की अदला बदली कर सकती है। फर्स्ट फेजे एक हिसेब दिलेन, सेकेंड फेजे एक हिसेब दिलेन, और गतकाल राते हठाৎ করে 5.75% ভোট জাম্প দেখিয়ে দিলেন। তার মানে জেনে রাখুন, অনেক রাজ্যগুলো যা নজরে রাখে না, আমরা রাখি। সব রাজ্যগুলোকে মে আই রিকোয়েস্ট অল দ্য অপোজিশন পার্টিজ and the state parties belongs to all the states, please take care about your EVM machine and please take care about your counting center, because 19 lakhs EVM machine are missing so long. What BJP has started? They can change the EVM machine. ममता बनर्जी का बयान आपने सुन लिया। अब पटियाल आपको यह बता देता है कि ईवीएम को लेकर दीदी को चिंता आखिर है क्यों। 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने की शाम को चुनाव आयोग ने बताया कि 60.03% वोटिंग हुई है। ऐसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ तो शाम को 6 बजे यह बताया गया कि वोटिंग 60.96% हुई है, यानी 60.96% मतदान हुआ है। 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने दोनों चरणों में हुई वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी किए तो पहले चरण में वोटिंग 6% बढ़कर 66.14% हो गया और दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत 6% बढ़कर 66.71% हो गया। इस अंतर से अब पूरा विपक्ष परेशान हुआ। राजनीतिक टाइमिंग का खेल है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ममता बनर्जी ने सही वक्त देखा और बयान दे दिया कि अपने वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी ईवीएम में बड़ा फेरबदल कर सकती है। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, अब वो आप सुन लीजिए। ईवीएम पे आरोप कितने हसीन हैं। देखिए साहब, ईवीएम कैसा काम करती है विपक्ष के साथ। वो पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है। फिर दिल्ली में अच्छा काम करती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है। मतलब फिर बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में ईवीएम ने अच्छा काम किया, गुजरात, महाराष्ट्र में गड़बड़ काम कर दिया। फिर तमिलनाडु में ईवीएम ने अच्छा काम किया और असम में खराब काम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को वो समझ रखा है, वो शब्द जो अब प्रयोग करना बंद हो गया है कांग्रेस के मुख्य नेता के लिए,
आपके नेता वो होंगे, अगर देश की जनता ही नहीं समझती है कि जिग जैग कर ड्रॉ कर रहे हैं कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का चैप्टर क्लोज। अब शुरू होगा पटियाल का परीक्षण। सबसे पहले आपको पटियाल ईवीएम की यात्रा दिखाएगा, जिसमें इलेक्शन से पहले से काउंटिंग के बाद तक का पूरा रूट समझ आएगा। हर स्टेशन पर राजनीतिक एजेंट कैसे अपनी आंख गड़ाए रहते हैं वो समझिए। चुनाव ऐलान से पहले ईवीएम चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है। चुनाव की तैयारी के दौरान ईवीएम कोडिंग के साथ जिला निर्वाचन प्रमुख के पास पहुंच जाती है। जिला प्रशासन ट्रैकिंग करके इसे पोलिंग बूथ तक पहुंचाता है। पोलिंग बूथ से मतदान में पहले एजेंट की निगरानी होती है और फिर ईवीएम की जांच की जाती है। वो ओके करता है, यानी एजेंट ओके करता है तो वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग के बाद पॉलिटिकल एजेंट की निगरानी में ईवीएम सील होती है। फिर उसे कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। रास्ते में पॉलिटिकल एजेंट्स जमे रहते हैं। स्ट्रांग रूम की चौकीदारी भी पॉलिटिकल एजेंट्स करते हैं। काउंटिंग तक पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर या उसकी निगरानी में मौजूद रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि काउंटिंग के 45 दिन बाद तक ईवीएम सुरक्षित रखी जाए। किसी को शक हो वो प्रक्रिया का पालन करके अपने खर्चे पर जांच की मांग कर सकता है। अब पटियाल की समझ में नहीं आता कि आखिर कहां और कब अदला बदली हो सकती है। क्या वाकई वोटिंग के बाद और मतगणना से पहले ईवीएम मशीन बदली जा सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए पटियाल ने देश के कई जिलों में परीक्षण किया इसका। उसके सैंपल को भी मैं अब आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ चलते हैं। यहां 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। मतदान के बाद जिला प्रशासन ने ईवीएम मशीनों को 3 लेयर की सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में रखवाया है। सीसीटीवी से इनकी निगरानी की जा रही है। अलीगढ़ के एडीएम और विपक्ष के प्रत्याशी से सुनिए ये कैसे हो रहा है। ईवीएम जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में नियमानुसार रखी जाती है। 3 कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी सिस्टम है। इनर कोऑर्डिनेटिंग में बेसिकली सीपीएमएफ होती है, सीक्वेंशियली आउटर कोऑर्डिनेटिंग में सिविल पुलिस होती है, और जो भी मानक निर्धारित किए गए उसके अनुसार पूरी सुरक्षा की जा रही है ईवीएम्स की। नहीं, ये बिल्कुल असंभव कार्य है। और दूसरा, वहाँ पर जो थर्ड कोऑर्डिनेटिंग है उसके गेट पर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं। कैंडिडेट खुद या उसके इलेक्शन एजेंट अथवा उनके द्वारा कोई भी नामित कोई भी नामित व्यक्ति वहाँ पर रह के ईवीएम की सुरक्षा की देखभाल मतलब जो व्यवस्था हमने कर रखी है उसको देख सकता है। और माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में दिन में कम से कम एक बार जब ये लोग सहमति देते हैं तो ये अंदर जाके भी एक चक्कर लगा के अपना सिक्योरिटी सिस्टम को देख सकते हैं। ईवीएम की सुरक्षा में लगे प्रशासन को तो आपने सुन लिया। अब पटियाल आपको राजस्थान के राजसमंद लेकर चलता है, क्योंकि वहां भी इसी तरह के अरेंजमेंट चल रहे हैं। राजसमंद में बालकृष्ण स्टेडियम में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम के अंदर 4 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर के अलावा हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की निगरानी हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी की डिमांड पर जिला प्रशासन ने उन्हें भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सुविधा दे दी है, ताकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर किसी को भी संदेह ना हो। ट्रिपल लेयर गार्ड लगी हुई है, अंदर आर्म बटालियन लगी हुई है, उसके बाद में बाहर ईवीएम्स एमडीसी की बटालियन लगी हुई है, और राजस्थान पुलिस की जो जवान है वो उसके आउटर लेयर में लगे हुए। कैंडिडेट अगर कोई चाहे तो स्ट्रांग रूम की व्यवस्था है, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो उसके तहत कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने हमसे अनुमति मांगी थी, तो ये टेंट के द्वारा लगाया गया। और कोई और भी कैंडिडेट अगर चाहे, उनकी कोई रिक्वेजिशन होगी तो उनको भी हम अलाउ कर सकते हैं। अब आपको पटियाल उत्तराखंड के हरिद्वार लेकर चलता है। 3 मिनट में तीसरे प्रदेश का सैंपल दर्शकों के सामने है। 66 सीसीटीवी कैमरा की निगरानी और सबका इनपुट एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी तो आदमी के घर में भी नहीं होती है। अब इसके बीच में कैसे अदला बदली हो सकती है, पटियाल की समझ में तो यह आ नहीं रहा। आपने देश के तमाम हिस्सों से आ रही इन तस्वीरों को देख लिया। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने तक ईवीएम इसी तरह चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में रहेगी। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग की इस व्यवस्था की जानकारी हर राजनीतिक दल को मालूम है। इसके बावजूद ईवीएम से छेड़छाड़ और अदला बदली के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन चुनाव शुरू होने से लेकर वोटों की गिनती होने तक ईवीएम की सुरक्षा और ट्रैकिंग कैसे होती है, इस सवाल का जवाब सुनिए पूर्व चुनाव निदेशक मोहम्मद अमीन से। हर दल का एक सदस्य
एज ए उनका पोलिंग एजेंट वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद होता है। उनको पहले रैंडमली हमारी इलेक्शन की जो मशीनें हैं वो चेक कराई जाती हैं, वो देखते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद हर एक के हस्ताक्षर किए जाते हैं फॉर्म पे करने के बाद आप देखेंगे कि सारा दिन इलेक्शन चलता है। शाम को जो मशीनें बंद की जाती हैं तो जो हमारा फॉर्म नंबर 17C है उसके तहत वो सारा काउंटिंग करके प्रिसाइडिंग अफसर उसमें सब नंबर लिख देते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जिसकी वजह से देरी होती, रात तक चलती है हमारी प्रिसाइडिंग अफसर की ड्यूटी और सारे स्टाफ की। जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता और उन मशीनों को कंप्लीट सील कर दिया जाता है, इनके सबके सिग्नेचर होते हैं सारे एजेंट्स के, इसमें किसी तरह की घपले की संभावना नहीं है। और हर एक को प्रिसाइडिंग अफसर 17C फॉर्म दे देते हैं और देने के बाद इनको ले जाके दिखाया भी जाता है कि किस स्ट्रांग रूम में सारी हमारे यहाँ की मशीनें रखी गई हैं, वहाँ पर भी दिखा दिया जाता है। उसके बाद जब वो स्ट्रांग रूम के बाहर आते हैं तो जो लॉक लगाया जाता है उस रूम के ऊपर बाहर उस रूम के ऊपर भी इनके सिग्नेचर की हुई स्लिप चिपकाई जाती है और इनको दिखा दिया जाता है। इस सब चीज की साथ सीधे वीडियोग्राफी की जाती है और वीडियोग्राफी करके उसको रख दिया जाता है। और जिस दिन चुनाव की काउंटिंग होती है इसी प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट आते हैं, उनको दिखाया जाता है रूम, उसके बाद उनके सिग्नेचर वेरीफाई कराए जाते हैं कि देखिए ताला खुला है कि नहीं खुला, उस ताले को उन्हीं के सामने खोला जाता है। ये सब वीडियोग्राफिंग में हो रहा है और अंदर जाने के बाद सारी मशीनों को दिखा दिया जाता है, एक एक मशीन को दिखाया जाता है कि देखिए आपके सिग्नेचर है। सारी पार्टियों के सिग्नेचर जब होते हैं उस पर भी साइन किए जाते हैं लास्ट में कि हाँ हमने सही अपनी वोटिंग मशीन सही पाई और जिस स्थल में हमने रखी थी उसी स्थिति में हमने इनको पाया है, कोई इसमें चेंज हेरा फेरी नहीं की गई है। उस सिग्नेचर के बाद ये प्रिसाइडिंग अफसर जो काउंटिंग के होते हैं, काउंटिंग ऑफिसर, उसमें से 1 by 1 काउंट करने के लिए निकालते रहते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हर टेबल के लिए, और काउंटिंग करने के बाद फिर ये बंद कर दी जाती हैं। तो इस तरह का निराधार आरोप लगाना एज ए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शोभा नहीं देता, देश को बहकाना कि जो भी मशीनें हैं सब मशीनें इलेक्शन कमीशन की नंबर्ड हैं, सीरियल हैं। अगर कोई चाहती है चोरी उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो इलेक्शन में नहीं यूज होती है, वो एक तरीके से कंडम डब्बा हो जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में करोड़ों वोटर होते हैं, चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन में लाखों लोग होते हैं। सभी सरकार से सहमत हों ये जरूरी नहीं है। मीडिया कर्मी भी होते हैं, खुद प्रत्याशियों के एजेंट भी होते हैं। ऐसे में हर वक्त सैकड़ों आंखें प्रोसेस पर लगी रहती हैं। ऐसे में ईवीएम मशीन कैसे बदल सकती है? लेकिन एक प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही हैं तो अब पटियाल क्या कह सकता है? अब पटियाल जनहित में बुनकरों की इनकम की गारंटी का परीक्षण करेगा। खास बात यह है कि इस परीक्षण के लिए पटियाल ने चंदेरी साड़ी के कारीगरों को जरिया बनाया है। पहले पटियाल आपको बताएगा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में क्या किया, फिर चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध शहर लेकर चलूंगा आपको, ताकि आप देखें कि योजना से क्या बदला और क्या नहीं बदला। साल 2016 में केंद्र सरकार ने बुनकरों के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना शुरू की थी। इस स्कीम में आय और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बुनकरों को कर्ज और मशीनें दी गई। साथ ही करघा की लागत का 90% सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसमें सिर्फ 10% बुनकरों को लगाना होता है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस स्कीम में साल 2020-21 के दौरान सरकार ने 159 करोड़ रुपए खर्च भी किए। स्कीम के बजट का ये 90% है। साल 2021-22 में 165 करोड़ रुपए खर्च किए और साल 2022-23 में 152 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए गए। कच्चे माल की सप्लाई पर सरकार ने साल 2020 में और 2023 तक, अगर 3 साल का अरसा हम लगा लें तो 288 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए और इस दौरान 7,08,143 लाभार्थियों ने इस स्कीम का फायदा भी उठाया। हथकरघा उद्योग के लिए सरकार ने करीब 12 प्रमुख और बड़ी योजनाएं चला रखी हैं। इसीलिए सवाल पूछना यहां पर जरूर बनता है कि अब हम देखें तो चुनाव की जमीन पर इन योजनाओं का परीक्षण अपने आप हो जाता है। आँख भी दुखती, आँखों में रोशनी भी कम होती है, मजबूरी में करते हैं। थक गए, बीमार हो गए, कोई परेशानी आ गई या कहीं शादी ब्याह में चलेगा या कोई घर में कोई अर्जेंटी काम आ गया तो हमने काम नहीं बना घर पे, तो इसकी तुम्हें कोई मजबूरी नहीं मिलेगी। दिल्ली से करीब 580 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का चंदेरी कस्बा। वैसे तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का छोटा सा टाउन है,
लेकिन चंदेरी की चर्चा विश्व पटल पर दिल्ली से कम नहीं होती। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहां चंदेरी के लोगों की पहुंच ना हो, और इस पहुंच का सबसे बड़ा कारण है चंदेरी की सिल्क साड़ियां। 33,000 की आबादी वाले चंदेरी में 5,000 हैंडलूम के करघे हैं और इन करघों पर 15,000 बुनकर काम करते हैं। साड़ियों की बुनाई से चंदेरी को 75 से 100 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है, लेकिन इस कमाई में बुनकरों की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। चंदेरी के बुनकर जगन्नाथ सिकरवार से मिलिए। उम्र आराम करने को कहती है, लेकिन परिवार के 10 लोगों का पालन पोषण और जिंदगी के उलझे हुए धागे सुलझाने के लिए हैंडलूम करघे में काम करना ही पड़ता है। जगन्नाथ को काम से समस्या नहीं है, दिक्कत यह है कि काम के बदले मिलने वाली मजदूरी अब तक परिवार के हालात बदल नहीं पाई। सुबह से शाम तक काम करने के बाद कितना पैसा मिलता है आपको? घर में थोड़ा ये है कि बैठ लेते हैं बराबर, आने जाने तो 500-600 रुपया से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तो मैंने 300-400 से नहीं ज़्यादा कर पाते हैं। यहाँ 300 से 400 मिलता है खाली दिन में? हाँ, मतलब मजदूरी मिलती है साड़ी की बुनाई हमें, तो औसतन पड़ जाता है कि 400 रुपया रोज यहाँ के लेते हैं, तो 300-400 रुपया रोज। न 1700-1800 रुपया मजदूरी मिली एक साड़ी की, तो 400-500 रुपया बैठ लें तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं उम्र के हिसाब से हम कम बैठ पाते। जो 7 घंटे 8 घंटे आप बैठते हैं, तो 8 घंटे के लिहाज से कितना दिन में मिलेगा? 100 रुपया 8 घंटे, 400 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 400? जी जी। तो और यहाँ पर लेबर की कॉस्ट क्या है जो मजदूरी करते हैं, ईंटा ढोते हैं सर पे? वही 450 भी पड़ने लगे उन्हें। कारीगरी के लिए जो है चिन्ह काम करता है 600-650 लेता है। सरकार केंद्र की हो या राज्य की, बुनकरों की आमदन बढ़ाने के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात बुनकर राजकुमार कुशवाहा के भी आज तक नहीं बदले। राजकुमार ने कम मजदूरी को ही अपना मुकद्दर मान लिया है। चाय पानी तो ऐसा है कि जब हम लोगों को इच्छा हो जाती है कि आज मन हो रहा है चाय पीने का, तो हम लोग चले जाते हैं। त्योहार पे मिलता है ना, पावन पे मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। जो मजदूरी करोगे वही मिलेगा तुम्हारे लिए। तो बहुत आंखों में भी बहुत कमजोरी आ गई है, दिखता है कभी कभी तो आंखों में से आंसू आने लगती हैं, ये हालत हो जाती है बुनने। मान के चलो कि अपने 12 दिन 2400 का काम हुआ हफ्ते में, तो मान लो 300 रुपये 3 या 250 रुपये के लगभग मजदूरी पड़ जाती है अपना एक दिन। दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बुनकरों की सुविधा के लिए राज्य में हैंडलूम पार्क बनवाया था, जिसमें करीब 240 करघे भी लगे हैं। जो बुनकर घर में करघा लगाकर काम नहीं कर सकते, वो हैंडलूम पार्क की सुविधा का फायदा उठा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बुनकरों के लिए स्कीम्स हैं। उन स्कीमों के तहत बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ी स्कीम, जैसे बुनकर जो साड़ी बनाते हैं, जो लूम से, वो 90% सब्सिडी पर, सिर्फ 10% पैसा बुनकर का लगता है और 90% सब्सिडी राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। बुनकरों को ट्रेनिंग भी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ट्रेनिंग भी, जो बुनकर रंगाई की ट्रेनिंग है, बुनाई की ट्रेनिंग है, डिजाइन की ट्रेनिंग है, जैसे भी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। प्लस बुनकरों को बुनाई प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के पुरस्कार भी देते हैं। राज्य शासन द्वारा कबीर पुरस्कार की घोषणा की गई है। बुनकरों के विकास के लिए स्कीम है, काम करने के लिए हैंडलूम पार्क भी है, बस नहीं है तो वाजिब मजदूरी। एक बुनकर को एक साड़ी बनाने में 3 दिन का वक्त लग जाता है, और इस दौरान जो मजदूरी मिलती है वो आप बुनकरों से सुन ही चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंदेरी के बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियां देश विदेश के बाजार में किस दाम पर बिकती है। ये कितने की साड़ी होगी? सर ये साड़ी मतलब तकरीबन हमारा मार्केट में इसको हम 10,000 11,000 में सेल करते हैं जी। और ये जब विदेश पहुंचेगी तो और ज़्यादा? हाँ सर, वहाँ पर मतलब वहाँ के मार्केट में जो भी मतलब डिमांड्स के अकॉर्डिंग होगा। तो विदेश जाती है यहाँ से साड़ियाँ चंदेरी से? चंदेरी से जाती हैं सर। चंदेरी की सिल्क साड़ियों से दुनिया का बाजार मुनाफा कमा रहा है, लेकिन बुनकर मजदूरी के लिए तरस रहा है।
इसका सबसे बड़ा कारण चंदेरी के बाजार पर काबिज वो ठेकेदार भी हैं जो बुनाई से लेकर बाजार के बीच सप्लाई चेन का काम करते हैं। यहाँ 15,000 बुनकर हैं, 5,000 लूम हैं, लेकिन इन सब से बनने वाली जो साड़ियाँ हैं वो दुनिया भर में जाती हैं सिर्फ 76 लोगों के मार्फत। यानी 76 ऐसे वेंडर हैं जिनके माध्यम से 100 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार चंदेरी से होता है। लेकिन अफसोस है कि जो यहाँ बुनकर हैं वो लेबर का जो कॉस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम हुनर को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बुनकर हैं वो बता रहे हैं कि हमें लेबर के दाम मिलते हैं, यानी 400 रुपए प्रतिदिन औसतन। ये चंदेरी कस्बा मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट का हिस्सा है। गुना में 7 मई को वोटिंग होनी है। गुना लोकसभा सीट सिंधिया राजघराने का गढ़ मानी जाती है। राजमाता विजयराजे सिंधिया 6 बार और माधवराव सिंधिया 4 बार गुना से सांसद रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 बार गुना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा और शाही परिवार गुना की सियासी जमीन पर काबिज है तो फिर वहां के बुनकरों का कमाई पर कब्जा आखिर क्यों नहीं हुआ? क्यों वो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी को लेकर सवाल पूछते हैं? इसका जवाब सरकार और सियासतदानों को देना है जो चुनावी मौसम में वोटों के धागे जोड़ने इनकी चौखट पर हमेशा जाते हैं। अब पटियाल आपको अस्पताल के वेटिंग लिस्ट वाले अभियान पर ले चलेगा। आपको याद होगा हमने सवाल खड़ा किया था कि अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट आखिर क्यों है? मरीज का इलाज क्या ट्रेन की सवारी है जो हॉस्पिटल पर यह तख्ती टांग देते हैं कि जगह मिलने पर बेड दिया जाएगा? इलाज तो जरूरत पड़ने पर होना चाहिए, यही जिद है और यही हमारी मांग भी है। आज के अभियान में पटियाल की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है। हमने प्रदेश की राजधानी रायपुर में इलाज और वेटिंग लिस्ट का टेस्ट शुरू किया, लेकिन अस्पतालों में मरीजों से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की वेटिंग का किस्सा हमारे कैमरे पर कैद हो गया। बीमार अस्पतालों का परीक्षण आपको दिखाऊं उससे पहले बदहाली की वेटिंग लिस्ट में फंसे ऑक्सीजन सिलेंडर पर सत्य का सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं। खुले आसमान के नीचे प्राणवायु के सिलेंडरों को प्राण तोड़ते देखिए। 3 बरस से इनकी सुध किसी ने नहीं ली। यह हर एक ऑक्सीजन सिलेंडर ना जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता था, लेकिन अफसोस सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें कबाड़ बना दिया। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण लगातार मरीज भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये रायपुर के सीएमओ दफ्तर का आप नज़ारा देख लीजिए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इनके नोजल भी लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर भी वेटिंग लिस्ट में है। सवाल है किसी ने सुध क्यों नहीं ली? किसकी गलती से ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ बने? क्यों नहीं रखरखाव सही ढंग से किया गया? ये सवाल हमने रायपुर के सीएमओ के आगे रखा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन जो लिया गया था वो संस्थाओं में उपलब्ध कराया गया। उसके अलावा जो अतिरिक्त सिलेंडर बचे थे उनको यहाँ पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने में उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में सभी स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर नीचे तक पीएससी तक पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता बनी हुई है। लेकिन कई सिलेंडर खराब होने की स्थिति में खराब नहीं होते सिलेंडर। गैस की दिक्कत होगी तो गैस रिफिल कर फिर प्रदान किया जाएगा। वह साहब मान गए आपको। सिलेंडर मिट्टी हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये खराब नहीं होते। यही मुद्दा हमने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी रखा। अब उनका नजरिया भी जान लीजिए। कोरोना के वजह से तमाम पूरे प्रदेश में सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, परंतु अब कोरोना काल नहीं है
हमको अभी जितनी सिलेंडर की आवश्यकता है उससे 25 गुना हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। अब जो है किसी ऑक्सीजन कमी से किसी प्रकार की मौत नहीं होगी। जो लापरवाही हुई है, कबाड़ हो रहे हैं सिलेंडर, उसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी जांच कराने का भरोसा देकर निकल लिए। अब सिस्टम एक डरावना आंकड़ा देख ले जो उसी ने रिलीज किया है। ऑक्सीजन की किल्लत और अन्य स्वास्थ्य कारणों से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में पिछले 5 साल के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के 40,000 बच्चे इलाज के दौरान मर गए। इनमें से 25,000 नवजात हैं। राज्य के हेल्थ रिकॉर्ड्स में जो डाटा पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए जारी किया गया, उनमें हमारी जानकारी के मुताबिक कहीं भी ऑक्सीजन से मरने वालों की अलग कैटेगरी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा जब हमने रायपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। जानकारी मेरे को पता चली है आज। रायपुर जिले की बात करूंगा तो यहाँ के आंकड़े मैं मंगवा रहा हूँ और उससे चेक करके मैं ही जानकारी दे पाऊंगा कि, और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, ऐसे कहीं नहीं हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर सुरक्षित रखने की जगह नहीं है या फिर कोरोना से अब तक जितने अधिकारी आए उन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। रायपुर के जिला अस्पताल में जुलाई 2021 में सही वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण 24 घंटे के अंदर ही 7 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात नहीं सुधरे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है, तो प्रदेश के ज़्यादातर सरकारी अस्पताल बदहाली की तस्वीरें बयां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि छत्तीसगढ़ का सोया हुआ स्वास्थ्य सिस्टम कब जागेगा और लोगों को बेहतर इलाज कब मिल पाएगा। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के 2 बड़े अस्पतालों में लेकर चलूंगा। एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े डॉक्टर मरीजों से ये कहते हैं कि भाई पहले बोर्ड डाल कर आओ फिर ऑपरेशन करेंगे। लोकतंत्र के लिए डॉक्टरों का सर्जिकल मिशन जितना अजीब है, उससे कहीं गंभीर सूबे के एक और अस्पताल की सेहत भी है। यहां भर्ती मरीज बेड के साथ शौच की वेटिंग में है। हो सकता है आपको सुनकर हंसी आ जाए, लेकिन यह 100% सच है। चलिए ऑक्सीजन की वेटिंग के बाद अब आपको ऑपरेशन, बेड और शौच वाली वेटिंग लिस्ट का सत्य दिखाता हूं। बिना बरसात टपकती टॉयलेट की छत, जो शौचालय सही है उस पर मोटा ताला लगा है। और अंदर चलिए, दीवारों से पानी बह रहा है, बिजली की तारें बाहर हैं। और भीतर चलिए, छत जर्जर है, किसी भी वक्त गिर सकती है और नीचे मरीज है। छत्तीसगढ़ के गरियागंज जिला अस्पताल का यही परिचय है। वैसे तो ये 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन बदहाली से अस्पताल बीमार हो गया, इसीलिए 50 बेड की सुविधा रह गई। मरीज 80 से ऊपर भर्ती हैं और बाकी वेटिंग लिस्ट में है। यहाँ पे ना वार्ड की कमी है, तो पेशेंट अगर मेल वार्ड में फुल हो जाते हैं तो पेशेंट को हमको फीमेल वार्ड में शिफ्ट कराना पड़ता है। और अभी मॉर्निंग में काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, तो अभी उनको शिफ्ट कराएंगे हम लोग। जैसे डिस्चार्ज होते हैं हम वैसे उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और जो सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनको हम स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, जिससे बाकी पेशेंट को खतरा मत हो। महिला और पुरुष वार्ड वैसे तो कभी अलग होते थे, लेकिन अस्पताल की दुर्दशा ने मरीजों से ये सुविधा भी छीन ली। अब जिस मरीज को जहाँ जगह मिल गई, नसीब समझिए। बेड की वेटिंग तो है ही, क्या इलाज की भी है? सुनिए। और ड्रेसिंग पर बुलाए भर जावे कथे के समय नहीं है, चल नहीं सकत हो, दर्द बहुत है। तो अस्पताल में देख रेख सही नहीं होते, जेकर होवत तेकर होवत है, नहीं देखा थे, तेल पलट के भी नहीं देखा थे। अस्पताल में एक और अजीब बात पता चली। अंदर टॉयलेट पर बड़ा सा ताला लगा है और बाहर शौचालय बदहाल है। अब मरीज एडमिट तो अस्पताल में है, लेकिन शौच के लिए घर जाते हैं। मतलब अस्पताल में शौचालय की भी वेटिंग है। लेटरिन बाथरूम खराब है, तो
जाथो तो कैसे लगते? मैं जाबे नहीं करूँगा। फिर कैसे करते हो? मैं घर जाता हूँ सब लोगों। अच्छा, लेटरिन बाथरूम पर घर जाते हो? अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चलते हैं। ये भीमराव अंबेडकर अस्पताल है। सूबे में इसकी टक्कर का कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। ट्रीटमेंट कोई भी हो, वेटिंग लिस्ट लंबी है। इस बुजुर्ग महिला से मिलिए। इलाज की उम्मीद में अस्पताल के बाहर बैठी हैं, लेकिन इलाज मिला क्या? अब क्या करबो, बैठे हैं वो मेरे बैठन नहीं देवते, न घुसरन देवते। वो मेरे बैठ काल के आए हैं न, इसने बैठे आज चुरू चुमुरो, न नहाए नहीं है, न कहीं सेफ्टी कपड़ा नहीं बदले, जैसने के तैसने हमन कपड़ा नाने हमसे का काम के। इलाज की वेटिंग में और भी कई बैठे हैं। हमारी मुलाकात कुंती से हुई, जो जसपुर से आई है। बच्चे की सर्जरी होनी है, लेकिन डॉक्टर इलाज की जगह क्या क्या सलाह देते हैं, अब जरा उसको सुनिए। अभी बोट डाल लो, उसके बाद में आइएगा बोले हैं। नहीं हुआ है, वही अभी नहीं कर पाएंगे बोले, जैसे कि अभी बोर्ड का समय हो गया है। अगर एडमिट हो जाने के बाद छुट्टी नहीं मिल पाएगा तो आप लोग वोट नहीं डाल पाओगे। मेरा भी गलती हो जाएगा, आपका भी गलती होगा, इसे बोले डॉक्टर। सीजन चुनावी है, नेताजी भी फुल एक्टिव हैं। वोट के साथ इलाज और वेटिंग के बढ़ते ग्राफ पर भी नजर है और निशाना विरोधियों पर। भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है। सरकारी अस्पताल में ना तो दवाई है, ना इंजेक्शन है, न टेस्ट करने के लिए केमिकल है, और बेड की भी हालत खराब हो चुकी है और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। निजी अस्पताल जहां आयुष्मान योजना के तहत इलाज किए हैं, उनका भी भुगतान भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। चुनाव के हर मंच से नेता बेहतर इलाज की गारंटी देते हैं, लेकिन वोट के बाद इलाज की गारंटी वेटिंग में बदल जाती है। लेकिन क्यों? ये वोट डालने से पहले सोचना जरूर। अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट वाले सबसे पहले परीक्षण में 26 अप्रैल को पटियाल ने मुंबई के जेजे अस्पताल का हाल दिखाया था। हमारे रिपोर्टर ने आज फिर जेजे अस्पताल की वेटिंग लिस्ट का जायजा लिया। एमआरआई के लिए हफ्ते भर पहले ही जेजे अस्पताल में 3 महीने की वेटिंग थी, आज भी 3 महीने की ही वेटिंग है। सोनोग्राफी के लिए 1 महीने का इंतजार मरीजों को आज भी करना पड़ रहा है। एक्सरे डिपार्टमेंट में आज भी लंबी कतार नजर आई, मरीजों को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है इसके लिए। ईसीजी के लिए भी 2 दिन की वेटिंग चल रही है जेजे अस्पताल में। अगर बात दवा की करें तो पहले 5 में से 3 दवा ही मरीज को मिल रही हैं। आज अस्पताल में दवा की ज्यादा किल्लत नजर नहीं आई। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल चुनाव में अरबपति उम्मीदवारों का परीक्षण करेगा। भारतीय चुनाव का नया ट्रेंड है ये। अरबपति उम्मीदवारों की बढ़ती भीड़ पटियाल के लिए इस परीक्षण में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि चुनाव में बात गरीबी की होती है, लेकिन उम्मीदवार में उनका नंबर ज्यादा है जो मालामाल है। लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी गरीबों की सेवा के लिए अमीर उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। चुनावी हल्फनामों से संपत्ति वाले कॉलम में डबल डिजिट वाले करोड़पति प्रत्याशी पिछड़ते जा रहे हैं और अब अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी अब अरबपति उम्मीदवार मैदान में है। 7 मई को तीसरे फेज की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इन 93 सीटों पर कुल 1331 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तीसरे फेज में 13 प्रत्याशी अरबपति हैं और 391 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। देखिए संख्या कितनी बड़ी है, 400 के भी पार है। तीसरे फेज में सबसे अमीर हैं साउथ गोवा से बीजेपी की उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो और सबसे बड़े कर्जदार हैं मध्य प्रदेश में मुरैना सीट से बीएसपी के प्रत्याशी रमेश गर्ग। अब पार्टी वाइज करोड़पतियों की लिस्ट पर भी आप गौर कर लीजिए। तीसरे फेज में बीजेपी के 81 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 76 करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के 68 प्रत्याशियों में से 60 करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 10 प्रत्याशियों में से 9 करोड़पति हैं और शिवसेना के 5 प्रत्याशी हैं और 5 करोड़पति हैं। अब बात उन प्रत्याशियों की भी कर लेते हैं जिनके सिर पर सबसे ज्यादा कर्ज है। मुरैना से बीएसपी उम्मीदवार रमेश गर्ग हैं। उनके ऊपर संपत्ति कितनी है, लेकिन उन पर कर्ज कितना है, यह भी आपको बता देते हैं। संपत्ति के मामले में बेशक वो करोड़पति हैं,
लेकिन कर्ज 3.5 अरब से ज्यादा का है। सांगली से बीजेपी उम्मीदवार संजय पाटिल की संपत्ति 75 करोड़ की है और उन पर कर्ज 53 करोड़ रुपए का है। जामनगर से बीजेपी के उम्मीदवार पूनम बेन मडाम के पास 141 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन पर कर्ज है 53 करोड़ रुपए का। कांग्रेस ने अमेठी से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन अमेठी से नामांकन के लिए 151 गाड़ियों की परमिशन ले ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा किया है। अमेठी से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कल राहुल गांधी का नामांकन है, इसलिए आप सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस जरूर पहुंचे। यानी अगर कांग्रेस के राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो इसका दावा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कर रहा है। यह बड़ी बात है और 151 गाड़ियों की परमिशन ले ली गई है। यानी अमेठी में कल राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा होने वाला है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी उत्साहित हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो पार्टी ऑफिस जरूर पहुंचे। अमेठी को लेकर यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे या नहीं, इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि इसके बाद क्या है। आज बीजेपी ने भी अपनी 2 सीटों पर टिकट जारी किए हैं और इनमें 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और कैसरगंज हैं। कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट कट गया है, उनके बेटे करण को टिकट दिया गया है। अगर आपके पास पुराने 2000 रुपए के नोट हैं तो यह खबर आप ध्यान से सुनिए। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट वैध हैं। नोट बदलने के लिए लोग आरबीआई के 19 कार्यालयों पर नोट जमा करवा सकते हैं या दूसरे नोटों से इन्हें बदल सकते हैं। साथ ही भारतीय डाक से आरबीआई के ऑफिस भी इस रकम को भेजकर अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक अब तक 2000 रुपए के 97% नोट ही वापस आए हैं। 7,961 करोड़ रुपए अभी भी बाजार में हैं जो 2000 के नोट हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।